स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, वही लेंस जो हम दूर की वस्तु या निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले इसकी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है आपने तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि लेंस के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। वो 12 के बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर वो पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला। और अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें दिक्कत होगी, इसलिए मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप वो वीडियोस पीछे वाले नहीं देखे हैं, 2-3 वीडियोस जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन जो था उसे आप पहले देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेंस, तो लेंस किसे कहते हैं? तो कोई पारदर्शक पदार्थ हो, पदार्थ का टुकड़ा हो, ठीक है, जो अपवर्तक सतह द्वारा घिरा हुआ, अपवर्तक सतह समझ रहे हैं ना, उससे प्रकाश होकर आसानी से पास हो सके, तथा कम से कम एक सतह वक्रीय हो। मतलब कि अगर ऐसा कुछ है और ये पदार्थ जो है वो पारदर्शी है, पारदर्शी का मतलब प्रकाश की किरणपुंज आसानी से इससे होकर पास कर जाए। तो यदि पारदर्शी है, पारदर्शी का टुकड़ा है और ये समतल है तो हम इसे लेंस नहीं कहेंगे। कम से कम एक भाग इसका वक्र होना जरूरी है, नहीं तो फिर ये समतल रहेगा तो लेंस नहीं कहलाएगा। एक भाग या फिर हो सके दोनों भाग इसका वक्र होना जरूरी है। तो लेंस का फॉर्मूला याद रखिए, इसका ये याद रखिएगा, लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है जो अपवर्तक सतहों द्वारा घिरा होता है, ठीक है, तथा जिसमें कम से कम एक सतह वक्रीय होता है। ये सब चीज़ें बेसिक है, 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ होगा आप सब। इसके बाद अगर बात करें लेंस की, तो लेंस दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को ही हम कहते हैं अभिसारी लेंस, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को ही कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी कहने का मतलब क्या है कि जब भी प्रकाश की किरणपुंज इससे पास करे तो पास करने के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर मिले, अभिसारी, ठीक है, और अपसारी इसके अपोजिट, इसके बाद फैल जाता है उसमें। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको बढ़िया से पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आगे काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसे सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से इसे सुनते जाइए। तो उत्तल लेंस का मध्य भाग क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। देखिए ये चीज़ें, बीच वाला भाग क्या है? मोटा है, और किनारे में क्या है? ये पतला है। तो बीच वाला भाग अगर मोटा होता है, किनारे वाला भाग पतला होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। और इसे ही कहते हैं हम अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो उत्तल और अभिसारी, उत्तल अभिसारी, आप 2-3 बार इसे रिपीट कर लीजिए, उत्तल अभिसारी एक ही है, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स हैं कि द्विउत्तल, समतल उत्तल और अवतल उत्तल। तो द्विउत्तल का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, दोनों तरफ उत्तल है तो द्विउत्तल, दोनों तरफ उत्तल है तो द्विउत्तल। समतल उत्तल, तो समतल उत्तल में क्या होगा? एक तरफ समतल होगा और दूसरी तरफ उत्तल होगा। समतल उत्तल, एक तरफ समतल होगा और दूसरी तरफ उत्तल होगा। देख लीजिए, इस देव इसमें समतल है, इधर उत्तल है, तो समतल उत्तल समझ में आ गया। अवतल उत्तल, तो अवतल उत्तल के लिए एक तरफ जो है अवतल होगा। अब देखिए ये पृष्ठ कैसा है, अगर ऐसा ये है तो इधर से देखिए, तो इधर से देखेंगे तो ये कैसा है? ये धंसा हुआ है, मतलब अवतल हो गया। और इधर से देखेंगे तो कैसा है? उठा हुआ, उभरा हुआ है, तो उत्तल होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे अवतल उत्तल लेंस, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए कि द्विउत्तल को ही उभय उत्तल लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब अवतल लेंस के बारे में बात करें तो उसमें क्या था? बीच में मोटा था। इसमें क्या होगा? इसमें बीच में पतला होगा। ये देखिए, ये कम है, बीच में पतला होगा और किनारे पर इसका क्या होगा? मोटा होगा। तो ऐसे लेंस को ही हम कहेंगे अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। यह भी 3 तरह का होगा। डायग्राम देखिए, ये क्या है? द्वि अवतल, या इसी के उभयोत्तल कहते हैं, उभयोत्तल कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर वही चीज़ें यहाँ भी समतल अवतल, एक तरफ समतल होगा, दूसरी तरफ कैसा होगा, अवतल होगा। देखिए ये इधर से धंसा हुआ है ना और इधर समतल है, समतल अवतल हो गया। तीसरा चीज़ है उत्तल अवतल लेंस। तो उत्तल अवतल लेंस में देख लीजिए, उत्तल अवतल लेंस, देखिए इधर वाला भाग कैसा है, इधर से अगर देखिएगा तो उत्तल है और इधर से देखिएगा तो ये कैसा है, अवतल है। तो उत्तल अवतल। एक चीज़ और यहाँ क्लियर हो लीजिए, उत्तल अवतल लेंस और अवतल उत्तल लेंस दोनों अलग है। उत्तल अवतल लेंस और अवतल उत्तल लेंस अलग है। देखिए एक बार फिर से इस डायग्राम को, अवतल उत्तल लेंस के प्रकार है, ध्यान से देखिए, अवतल उत्तल लेंस के प्रकार है, जबकि उत्तल अवतल लेंस ये अवतल लेंस का प्रकार है। देखिए उत्तल पहले आएगा तो अवतल का प्रकार होगा, ठीक है, उत्तल पहले आया तो ये अवतल का प्रकार होगा, ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। डायग्राम भी याद रखिएगा। इधर वाला भाग को हम देखेंगे, इधर वाला भाग कैसा है, उत्तल है और इधर अवतल। तो उत्तल अवतल ये कैसा लेंस है, तो अवतल लेंस का प्रकार है। यहाँ देखिए इधर से, इसमें भी यहाँ से देखिएगा, इधर से देखते हैं हम ना, इधर से कैसा है, धंसा हुआ भाग है, तो अवतल उत्तल, मतलब जब भी देखेंगे तो हम इधर से देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रकार रहा। आगे बढ़ते हैं, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जो है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ मैं, इसके बाद समझाता हूँ मैं। देखिए क्या है, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो मुख्य अक्ष तो सबको पता ही होगा, लेंस की गोलीय सतहों के वक्रता केंद्रों के मिलने वाली रेखा का मुख्य अक्ष। अब इसमें होगा क्या, मान लेते हैं कि यही आपका लेंस है, एक मिनट, मान लेते हैं कि ये आपका लेंस है, ये कैसा लेंस है, तो ये लेंस कैसा है, द्विउत्तल लेंस है। तो ये दो गोलीय सतह से मिलकर बना हुआ, एक ये गोला होगा और दूसरा एक ये गोला होगा कि नहीं। तो ये गोले का त्रिज्या एक होगा और एक इस गोले का त्रिज्या होगा। तो दोनों गोले की त्रिज्या, या आप ऐसे कहिए वक्रता केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाता है, इस लेंस के लिए, इस पार्टिकुलर लेंस के लिए मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। प्रकाश के केंद्र के बारे में बात करें तो ये बीच की, ठीक है, लेंस में स्थित बीच की दूरी, जहाँ से अगर प्रकाश किरण पुंज से होकर गुजरे तो बिना विचलित हुए, एक मिनट फिर से इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से ये जा रहा है किरण पुंज, बहुत सारा किरण पुंज जा रहा है, तो जाने के बाद क्या होगा, ये इधर मुड़ेगा, सब मुड़ेगा, लेकिन एक ऐसा बीच में एक ऐसा किरण पुंज होगा जो बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाएगा, वो मुड़ेगा ही नहीं। एक ऐसा जरूर कहीं ना कहीं बिंदु होगा जहाँ बिना विचलित हुए वो आगे बढ़ेगा। देखिए ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, ये नहीं मुड़ रहा है, ये मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ये नहीं मुड़ रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं बिना विचलित हुए यदि गुजर जाता है तो हम कहेंगे प्रकाशिकी केंद्र कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस को। तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे, तो यदि मान लेते हैं ये आपका लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया या प्रकाश, और यहाँ भी आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो यहाँ से किरण पुंज आ रहा है, तो किरण पुंज जा रहा है तो क्या होगा, अच्छा ये कैसा लेंस है, कैसा है, तो उत्तल है, अभिसारी है, तो क्या होगा, ये जाकर कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को कट करेगा, किसी बिंदु पे कट करेगा ना, एक बिंदु पर मिलेगा। तो जो बिंदु पर मिल रहा है वही कहलाएगा मुख्य फोकस। या अगर ये बात करते हैं, ये तो अभिसारी था, अपसारी की बात करें अवतल का, तो उसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, यह डायग्राम तो है ही, देखिए डायग्राम को ही देखते हैं। डायग्राम को अगर देखिए ध्यान से, तो इसमें ढेर सारी किरण पुंज जा रहा है, तो जाने के बाद देखिए इधर आगे निकल जा रहा है, ये तो निकल ही जाएगा, ये निकल गया, तो आगे मिलेगा नहीं। तो जब आगे नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पीछे में ज़बरदस्ती मिलाएंगे इसे, तो ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो एक बिंदु पर मिलेगा और वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा। कल्पना करेंगे ना, काल्पनिक बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो ये मुख्य फोकस कहलाएगा, और जब मुख्य फोकस हो गया तो ये ध्रुव से बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, यहाँ भी ये बीच की दूरी को कहेंगे हम फोकस दूरी। तो फोकस, मुख्य फोकस और फोकस दूरी में अंतर है। मुख्य फोकस एक बिंदु है, क्या है, मुख्य फोकस एक बिंदु है जहाँ पर प्रकाश की किरणपुंज आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें मिल रही है, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन वही फोकस दूरी के बारे में बात करें तो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच के या प्रकाश की केंद्र कहिए यहाँ पे के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया। यहाँ चीज़ें हैं, इसको आप वीडियो को रोक कर बढ़िया से इसे लिख लीजिए। चलिए, द्वारक किसे कहते हैं? तो जहाँ तक प्रभाव होता है ये द्वारक कहलाएगा। लेंस का ये प्रभावी भाग है, लेंस के प्रभावी व्यास से कह सकते हैं हम। तो ये क्या है? द्वारक, यही कहलाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? चलिए, मैं जिस बारे में डिस्कस कर रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो अभी जितना मैं बताया वो सब चीज़ें बेसिक थी, वो चीज़ आपको पता भी होगी। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। जब भी लेंस बनाया जाता है तो ऐसे ही नहीं बस लाकर ग्लास लगा दिया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ है, पैरामीटर है जिसकी वजह से वो कम दूर बेसी करके दिखाई देता है या फिर सर। तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये कि फोकस दूरी लेंस के, ठीक है, लेंस के अपवर्तनांक, तथा लेंस जब होगा तो दो अपवर्तक सतह होगा तो दोनों के अलग अलग त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इन तीनों चारों के बीच एक संबंध है और इसी संबंध को कहेंगे हम, एक फॉर्मूला के रूप में दिया गया है और इसे ही कहते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र। फिर से एक बार देखिए ध्यान से, फोकस दूरी है ना, लेंस का एक अपवर्तनांक होगा। मान लेते हैं ये लेंस हुआ, ठीक है, ये लेंस है, तो इस ग्लास का है तो इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं फोकस दूरी होगा, ये आया आपका फोकस दूरी एफ, तो ये आप होगा म्यू, ये हुआ एफ, और एक इसका त्रिज्या होगा, एक इसका त्रिज्या होगा। दो अपवर्तक सतह से मिलकर बना है तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग, यहाँ पे त्रिज्या और एक त्रिज्या यहाँ पे, तो दोनों का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो एफ म्यू और R1 R2 के मध्य संबंध स्थापित करता है और इसे लेंस निर्मात्री सूत्र कहते हैं। ठीक है, लेंस बनाने में इस समीकरण का काफ़ी उपयोग है, लेंस बनाने में किया गया, इसके कारण लेंस निर्मात्री सूत्र भी कहा जाता है। कुछ चिन्ह प्रॉपर्टी है, उसको देख लीजिए। सभी दूरियां जो है प्रकाश के केंद्र से मापते हैं। इससे पहले दर्पण पढ़ाया था तो वहाँ क्या था, सभी दूरियां ध्रुव से मापते थे, तो यहाँ पे प्रकाश की केंद्र ध्रुव ही है, समझ लीजिए। तो सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? तो प्रकाश के केंद्र से मापेंगे, यहाँ से अब इधर मापेंगे या इधर मापेंगे। ये आपका प्रकाश की केंद्र एक तरह से ध्रुव ही था। ठीक है, आप प्रकाश की किरण आने वाली दूरियां को धनात्मक, इसी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ भी। अगर प्रकाश की किरण पुंज इधर से आ रहा है, हम दूरी इधर माप रहे हैं, यहाँ से प्रकाश के केंद्र से इधर माप रहे हैं, तो ये दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा, और इसके अपोजिट इधर मापेंगे तो ये दूरी ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस के लिए एफ धनात्मक, ये ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होता है ऋणात्मक। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगा, जबकि अवतल के लिए ऋणात्मक होगा। देखिए इसको डायग्राम में आते हैं। उत्तल के लिए ये फिक्स है, उत्तल है, ये अवतल है, क्लियर हुआ। तो उत्तल के लिए फोकस दूरी हम यहाँ से मानेंगे, प्रकाश के केंद्र से इधर जा रहे हैं ना, तो ये धनात्मक दिशा हुआ कि नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में है, वास्तविक है। लेकिन यहाँ देखिए तो हम यहाँ से इधर मापेंगे, जब इधर मापेंगे तो ये क्या है? कल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये धनात्मक हुआ और ये ऋणात्मक हुआ। तो उत्तल में याद हो गया, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक। कुछ कल्पनाएं हैं, एजम्पशन है। एजम्पशन वहाँ भी हमने देखा था जब प्रूफ कर रहे थे हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूलाज था, यहाँ भी एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है? सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापेंगे, लेंस बहुत पतला है, ठीक है, तो जो मान लेते हैं, ये देख लीजिए यहाँ से, तो अगर हम दूरी यहाँ से मापें इस बिंदु से, ठीक है, यहाँ से मापेंगे या यहाँ से मापेंगे, तो दोनों के मान जो होगा बराबर होगा। मान लेते हैं ये x है तो ये भी हम x मान कर चलेंगे, क्योंकि लेंस जो है, ये लेंस की थिकनेस जो है पतला है, बहुत छोटा है, पतला है। तो प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे या यहाँ से मापें, दोनों के बात बराबर है। लेंस का द्वारक छोटा है, द्वारक का मतलब ये चीज़ है, तो द्वारक लेंस का छोटा है। वस्तु एक बिंदु स्रोत है, वस्तु में कोई ऊंचाई नहीं है, कोई मोटाई नहीं है, कुछ नहीं है। वस्तु एक बिंदु स्रोत माना जाता है और यह मुख्य अक्ष पे रखा हुआ माना जाता है। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण जो है वो बहुत छोटा है। बात करते हैं कैसे आया ये फॉर्मूला, देख लीजिए। ये आपका कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। बहुत बारीकी से इसे समझिएगा। एक उत्तल लेंस को बनाने के लिए दो उत्तल पृष्ठ आपस में जोड़ा जाता है, जिन्हें लेंस के अंतिम प्रतिबिंब दो चौड़ों में बनता है। देखिए यहाँ दो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अगर हम दो चौड़ों में प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ दो बार अपवर्तन होगा, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए, ये क्या है? ये माध्यम कैसा है?
इस साइड के बारे में अगर बात करें हम, इधर की, एक मिनट, इधर के माध्यम, ये लेंस, तो लेंस का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा। मतलब ये माध्यम कैसा होगा, ये माध्यम लेंस का सघन होगा, ये आपका अलग मान लेते हैं कि μ2 है। लेकिन बाहर इसके आसपास देखिए तो ये आपका अपवर्तनांक μ1 है, मान लेते हैं ऐसा, मतलब अपवर्तनांक कम है। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणपुंज जब चलेगा तो एक बार देखिए तो यहाँ से जैसे ही लेंस में इंटर करेगा तो क्या हुआ, विरल से सघन में आया। तो पहला एक बार अपवर्तन होना चाहिए और होगा भी, लेकिन फिर से एक बार अब यहाँ से इस पृष्ठ से बाहर निकलेगा तो सघन से विरल में जाएगा, तो एक बार अपवर्तन यहाँ भी होगा। कहने का मतलब यहाँ दो अपवर्तन होगा, अलग अलग स्थितियाँ होगी, देख लीजिए यहाँ। तो विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन तथा सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन होगा। चित्र में दिखाया गया है कि XY क्या है, पतला उत्तल लेंस है। देख लीजिए यहाँ से XY ऊपर में दिया हुआ है, X वहाँ पे और नीचे में Y है। XY लेंस है, प्रकाशीय केंद्र C है, ठीक है। लेंस के दो वक्र पृष्ठ दिखाया गया है, C1 C2 इसकी त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है और ध्रुव P1 P2 है। तो लेंस के ध्रुव, ये आपका P1 P2 P1 P2 ध्रुव हुआ, ये प्रकाश के केंद्र हुआ, और इसके बाद यहाँ पे C1 और C2, यहाँ सॉरी C2। तो देखिए कैसे C1 C2 के बारे में थोड़ा सा एक बार, अगर इस ले को गोला बनाते हैं और इसको एक बनाते हैं तो ये आपका हो गया पहला, तो इसका C यहाँ है, और ये हो गया आपका दूसरा, इसका केंद्र यहाँ है, ये ठीक है। तो ये केंद्र हो गया, इसके लिए केंद्र, तो C1 C2 ये हो गया। इसके बाद P1 P2, अब C1 वाला के लिए ध्रुव यहाँ है, C2 वाले केंद्र वाले के लिए ध्रुव यहाँ है, क्योंकि ये गोला जो है C2 का है, तो C2 के ध्रुव P2 यहाँ पर है, C2 का ध्रुव P2 यहाँ है, C1 का ध्रुव P1 यहाँ है, ठीक है। मान लेते हैं कि गेंद लेंस का अपवर्तनांक μ2 है और बाहर में विरल माध्यम है, उसका अपवर्तनांक μ1 है। अब देखते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा बस ध्यान से देख लीजिएगा, यही मैं समझा दे रहा हूँ। फिगर को जूम करते हैं। पहला अगर बात करें, इधर से जैसे वस्तु को मैं मान लेता हूँ यहाँ रखता हूँ, तो वस्तु जो है विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो इसके बाद C से एक अभिलंब खींच दिया जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे C से अभिलंब। तो आपको याद होगा जब मैं पढ़ाया था कि ये कैसा है, उत्तल है, उत्तल है, क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये भाग जो है वक्र उत्तल है। तो उत्तल अपवर्तक सतह है, और उत्तल अपवर्तक सतह में वस्तु को यदि विरल माध्यम में रखते थे तो उसके लिए एक फॉर्मूला आया था, μ2 μ1 बटे में u माइनस u कुछ करके, ठीक है, आगे देखेंगे। अभी पहले ये देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही ये सघन से विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये आपका अभिलंब हुआ। तो जाना चाहिए था इसको कहाँ, देखिए ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वैसे नहीं जाएगा ये, क्योंकि अपवर्तन के नियम का पालन करेगा। और अब देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ा और ये देखिए ऐसे जाने लगा, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। लेकिन जैसे ही बिंदु B पर गया, तो बिंदु B पर गया तो अब इस पृष्ठ के बारे में बात कीजिए। देख लीजिए ये पृष्ठ, तो अब इस पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। तो अब ये विरल से सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो अब सघन से विरल में जब जाएगा तो इसके लिए वक्रता, इसके लिए केंद्र, ये देखिए यहाँ से ये अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हो गया। अब इस किरणपुंज को यहाँ से जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, दूसरे स्थिति में बता रहा हूँ, यहाँ से निकल कर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसे नहीं जाएगा। अब ये क्या होगा, इधर विरल माध्यम है, तो ये रहा आपका अभिलंब, कहाँ की सॉरी, ये रहा आपका अभिलंब, ये अभिलंब है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, तो ये दूर भागेगा, अभिलंब से दूर हो गया, तो इसलिए वैसे न जाकर अब ये कैसे जाएगा, तो ये इस बार यहाँ आ गया, कुछ इस प्रकार से। एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से चला, ऐसे जाना चाहिए था इसको ऐसे, और इसके लिए अभिलंब जो है, इस स्थिति के लिए अभिलंब जो है, अभिलंब दोनों पहले देख लेते हैं। इसके लिए अभिलंब जो है ये C2 के लिए ये है, और यहाँ C1 वाला अभिलंब जो है वो आपका ये रहा आपका अभिलंब। तो जैसे ही प्रकाश की किरणपुंज यहाँ से जा रहा है तो ये रास्ता को पालन करना चाहिए, लेकिन इसको नहीं करेगा, क्योंकि विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा,
तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये अभिलंब था आपका, ये पहला वाला के लिए, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा तो इधर आ गया, तो इधर आ गया, तो ये डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है आपका, ये रहा। अब दूसरी वाले के लिए वस्तु जो है वो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही आया, इसके बाद डॉटेड दिखाया गया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ से माध्यम जो है विरल हो गया, तो विरल माध्यम हो गया, और इसके लिए अभिलंब आपका ये था, ये वाला C2 के लिए अभिलंब ये है। तो अब जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अब इसको ऐसे भी नहीं जाएगा, यहाँ से A से B तक गया, और अभिलंब ये था, तो अब इससे दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो कुछ यहाँ I मिलेगा। तो अब देखिए वस्तु कैसे गया, कहाँ से, तो O से चला A तक गया, फिर B पर गया, अब जाना चाहिए था इसको ऐसे, I1 प्रतिबिंब बनाता, लेकिन नहीं जाकर अब ये, तो एक्चुअल वस्तु का ये है प्रतिबिंब, यहाँ I बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में नीचे देख लेते हैं कुछ दूरी के बारे में। तो वस्तु की दूरी U कहाँ से, तो प्रकाश के केंद्र से O या ध्रुव से मापेंगे तो बात बराबर है। दूसरी बात, वस्तु पहली स्थिति में जब पृष्ठ x a y से या x p1 y से जब होकर गुजरेगा, तो इसके लिए वस्तु की दूरी u, अब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ है, देखिए v1, ये दूरी v1 हो गया ना। तो पहला स्थिति में जब विरल से सघन में जा रहा है तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v1। लेकिन दूसरा स्थिति में वस्तु की दूरी ये हो गया आपका v1 जो है, ये दूसरा स्थिति में u की तरह कार्य करेगा, वस्तु की तरह, और प्रतिबिंब की दूरी आपका ये एक्चुअल पोजीशन, ये प्रतिबिंब की दूरी v, तो u v1 v, समझ में आया। पहला वाला वस्तु स्वरूप में u था, प्रतिबिंब v1 बना। दूसरी स्थिति में जब सघन से विरल में जाएगा तो ये आपका v1 से v तक, v1 क्या है u और v वस्तु की प्रतिबिंब है। ये डायग्राम था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही चीज़ें मान लेते हैं, बिंदु वस्तु अक्ष पर ऊपर रखा गया है, अपवर्तन के पश्चात OP1 के अनुदिश सीधे गुजर जाता है। देख लीजिए OP1 कहाँ पे, ध्यान से देखिए, OP1 के अनुदिश, यहाँ से एक किरणपुंज OP1 के अनुदिश सीधे गुजर गया, और दूसरा जैसे ही गया AB पे पड़ा, फिर ऐसे आया, कुछ यहाँ I पे प्रतिबिंब एक्चुअल बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा। अब दो चीज़ें, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। पहला के लिए ये अगर मान लेते हैं मेरा विरल माध्यम, सघन माध्यम है, तो इसके लिए फार्मूला आया था, जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो फार्मूला याद आ रहा होगा आप लोग को कि μ1/-u बराबर μ2/v1। देखिए v1 क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है प्रथम स्थिति में, और v2 माइनस u1 μ2 माइनस μ1/r। ये इक्वेशन फर्स्ट कब, जब प्रथम पृष्ठ से होकर गुजरेगा तब। लेकिन फिर आगे बढ़ने के बाद दूसरा स्थिति में, तो फिर ये दूसरा के लिए फॉर्मूला दूसरा है, उसके बाद जैसे ही गुजरेगा तो उसके बाद ये चीज़ें देख लीजिए, लिख लीजिएगा। और द्वितीय स्थिति में वस्तु जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अब देखिए u2 बटे में u है, ये भी समझ जाइए कि u है, लेकिन ये u नहीं होकर प्रथम स्थिति की प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसलिए v1 लिखा गया है, जबकि ये u ही के समान है। ठीक है, और ये फाइनल भी, और इसके बाद ये तो फार्मूला याद ही होगा आप लोग को। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि जोड़ देते हैं तो जोड़िए दोनों को, देखिए यहाँ पे माइनस ये है μ1/u, और यहाँ μ2/v1 प्लस में है, तो μ2/v1 प्लस में है, और यहाँ μ2/v1 माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो ये बचेगा μ1 बटे में माइनस u, और यहाँ से बचेगा μ1 बटे में v। ध्यान से देखिए, μ1 बटे माइनस u और μ1 बटे में v। इसके बाद इधर देखिए, तो अगर यहाँ देखते हैं कि μ2 माइनस μ1 है और बटे में r, और यहाँ μ1 माइनस μ2 बटे में r है, तो अगर यहाँ पर भी μ2 माइनस μ1 हमें करना होगा, यदि हम चाहें कि μ2 माइनस μ1, तो हम कह सकते हैं माइनस μ2 माइनस μ1 बटे में r। यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो अब जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये चीज़ μ2 माइनस μ1/r, और समीकरण 1 में भी जो μ2 माइनस μ1/r है, दोनों समान हो जाएगा। और μ2 माइनस μ1 को कॉमन कर लीजिए, तो μ2 माइनस μ1 को कॉमन कर लेंगे तो 1 पहले वाला में बटे में r1 था, और यहाँ माइनस r2 था, तो μ1 माइनस μ2 कॉमन हो जाएगा, तो बटे में ये, तो ये चीज़ें कट गया था दोनों, एक ये बचा था, उसके भी -1 μ1/u बचा था, और ये बचा u1/v बचा, ये सॉरी ये कटा था ना, और ये बच गया था। उस समीकरण 1 में भी ये बचा था,
तो फाइनल रिजल्ट जो है कुछ इस प्रकार से जोड़ने के बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद ये बचेगा, और यही लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है। इसे और छोटा करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से μ1 को कॉमन कर लीजिए, μ1 को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा 1 माइनस यू और 1/v। तो v को पहले कर लेते हैं, अरेंज किया गया है, और माइनस यू को इधर कर लेते हैं, हो जाएगा ना 1/-u प्लस 1/v। तो प्लस वाले को पहले लिख दिया गया है, और यहाँ पे जैसे था वैसे कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यदि यहाँ से μ1 को हम इस साइड लाएंगे, यदि μ1 जो है μ1 को इस साइड लाते हैं तो μ1 बट्टे में हो जाएगा, सबका ये बट्टे में हो गया, तो ये बट्टे में था तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और μ2 बट्टे में μ1 हो जाएगा। और इसका मान अब यहाँ देखिए 1/v 1/u बराबर 1/f डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे थोड़ा सा और समझना चाहें तो वस्तु जो था यदि अनंत पे मानेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, फोकस पे। मतलब वस्तु की दूरी यदि अनंत हो तो प्रतिबिंब की दूरी फोकस पे होगा। तो u बराबर अनंत, v बराबर f। हम यहाँ अगर पुट करें u v का मान तो कुछ मिलेगा 1/f माइनस 1/∞ अनंत, ठीक है। और यहाँ μ2/μ1 जो है ये क्या है, μ2/μ1 का मतलब क्या है, किसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तो बराबर म्यू कह सकते हैं, ठीक है। मतलब μ1/2 ऐसे कह सकते हैं, मतलब 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे μ2/μ1 की जगह पे हम कह सकते हैं μ1/2 मतलब दूसरे का अपवर्तनांक पहला के सापेक्ष, ठीक। -1 × 1 माइनस r1 माइनस r2, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें इसको तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी 1/f कर सकते थे, अब करते भी हैं डायरेक्ट 1/f बराबर ना। और इसी समीकरण को हम कहते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र कहा जाता है, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से यदि अवतल को प्रूफ किया जाए, अवतल को प्रूफ किया जाए तो इसमें थोड़ा सा ये कुछ मानने वाला जो चीज़ें हैं वो अलग होगा, प्रतिबिंब की अलग बनेगा, स्थितियाँ अलग होगा, लेकिन रिजल्ट जो होगा उसके लिए भी वही होगा जो उत्तल के लिए है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि अवतल लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला को प्रूफ कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8294527783। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अवतल लेंस के लिए। उत्तल के लिए मैं कर दिया, अवतल के लिए आप करिएगा और वही रिजल्ट आएगा जो उत्तल के लिए आया है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 2-3 बार देखिए, इसके बाद वीडियो को रोक रोक कर इसको अच्छे से लिखिए, इसको बार बार समझिए, समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें बोर्ड पे अगर समझाई जाती तो थोड़ा मज़ा आता, अच्छे से समझ में आता। बहरहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, बट फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से समझा सकूं। इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग होमवर्क किया कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक के कांच वाले द्विउत्तल लेंस है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, वायु में लेंस की फोकस दूरी गणना करें, एफ का मान निकालना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा याद से, और नहीं आएगा तो फिर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज कीजिएगा कि नहीं बना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी साबित होगा। यदि लग रहा है कि वीडियो अच्छी है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है, तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।